हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में आप जान रहे हैं हम पाठ 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ममता। क्या नाम है बच्चों? ममता। ठीक है, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, इसके पहले वाली वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हो गया है कि जो भी जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया था। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है उसको हम देखेंगे। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया। आइए चलते हैं, देखते हैं कहानी की पृष्ठभूमि। कहानी की पृष्ठभूमि क्या है वही हम देखने वाले हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है? कहानी चौसा के युद्ध के बाद की है, जहां हुमायूं शेरशाह से हार कर भागता है और ममता की झोपड़ी में शरण लेता है। कौन लेता है? तो देखिए, शेरशाह। ठीक है, हुमायूं शेरशाह या शेरशाह भी कहते हैं केवल। दूसरे पॉइंट की बात करें, ममता एक ब्राह्मणी स्त्री है जो अपने घर में अकेली रहती है और अपने धर्म और अतिथि देव के प्रति समर्पित है। अगली पॉइंट, हुमायूं जो घायल और बेसहारा है ममता के घर शरण में आता है। ममता के घर शरण में आता है। ममता उसे अपनी झोपड़ी में शरण देती है और उसकी देखभाल करती है। अगला पॉइंट देखेंगे, ममता हुमायूं को अपनी जान की परवाह न करते हुए उसकी देखभाल करती है और उसे स्वस्थ होने में मदद करती है। ठीक है, कौन? ममता। कौन मदद करता है? ममता करती है। ठीक है, आगे देखेंगे। कहानी में ममता अपने धर्म और अतिथि देव के प्रति अपने कर्तव्य को निभाती है जो उसे एक आदर्श नारी के रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। कहानी त्याग, धर्म और कर्तव्य की भावना को दर्शाती है और यह भी दर्शाती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी महान कार्य कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ हमें मुख्य बातें याद रखनी है कि कौन से युद्ध की बात हो रही है? चौसा के युद्ध के बाद की बात हो रही है। ममता के यहाँ शरण लेने कौन आता है? तो हुमायूं शेरशाह आता है। ठीक है, क्यों आता है? क्योंकि वो घायल रहता है, तो वो आता है ममता के यहाँ अपना शरण लेने के लिए ताकि वो ठीक हो सके, स्वस्थ हो सके। और इसमें ममता उसकी पूरी मदद करती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि उसे धर्म का पालन करना है और अतिथि, हमारे के यहाँ जैसा कि कहावत है, अतिथि देवो भव, यानी अतिथि जो होते हैं वो देवता के समान होते हैं। तो उसी कर्तव्य को वो क्या करती है? निभाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी ममता में भारतीय नारी ममता की त्याग भावना और देश प्रेम को दिखाया गया है। इस कहानी में ऐतिहासिक पात्रों का प्रयोग किया गया है और ऐतिहासिकता के साथ कल्पना का समावेश कर मानवीयता का परिचय दिया गया है। कहानी की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं हम वो देखेंगे। पहला नंबर, कहानी की शुरुआत रोहताश्व दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती संतान ममता से हुई है। अभी हमने देखा कि जो शेरशाह है वो ममता के यहाँ शरण लेने जाता है। ठीक है, कहानी का अंत हुमायूं के नाम पर बना मंदिर और ममता का कहीं पर नाम न होने पर होता है। ठीक है, कहानी का अंत हुमायूं के नाम पर बना मंदिर और ममता का कहीं पर नाम न होने पर होता है। ठीक है, यानी ममता का नाम कहीं नहीं होता है। आगे देखेंगे, इस कहानी में घर में आया शत्रु भी अतिथि होता है। इसका मतलब कि हुमायूं जो है ममता के यहाँ आता है ना शरण लेने के लिए, इसीलिए एक तरीके से वो उसका शत्रु होता है, लेकिन फिर भी वो उसको अतिथि का सम्मान देती है और अपने यहाँ शरण देती है। भारतीय परंपराओं को दर्शाया गया है, यानी इस कहानी में घर में आया शत्रु भी अतिथि होता है, भारतीय परंपराओं को दर्शाया गया है। आगे देखेंगे, इस कहानी में लेखक का उद्देश्य हिंदू विधवा की दयनीय दशा का चित्रण करना प्रतीत होता है। यानी उन्होंने दिखाया कि कैसे एक जो
नारी होती है वो विधवा हो जाती है तो उसके ऊपर बहुत सारी परेशानियां आती हैं और उसकी स्थिति जो होती है वो दयनीय हो जाती है। यह कहानी समाज में विधवाओं की स्थिति और उनके प्रति लोगों की सोच को उजागर करती है। किसको उजागर करती है? उनके सोच कि कैसे एक विधवा महिला के बारे में लोग सोचते हैं। आइए सबसे पहले पैराग्राफ देखते हैं। रोहतास दुर्ग के डॉट डॉट करके आपको कहाँ अंत था, ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और वहीं से ये रेखांकित अंश की व्याख्या की गई है। संदर्भ लिखेंगे बेटा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता कहानी से उद्धृत है, ठीक है। किससे? ममता कहानी से है और लेखक कौन है? श्री जयशंकर प्रसाद है। आगे बात करेंगे व्याख्या। तो ये पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद आपको ये व्याख्या करनी है। ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री है। दुहिता का मतलब होता है पुत्री। अभी हम आगे उसको देखेंगे, ठीक है, वर्ड मीनिंग में, शब्द अर्थ में हम देखेंगे। पुत्री है। दुर्भाग्य से वह बचपन से ही विधवा हो गई थी। अपने दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी वह सोन नदी के तेज प्रवाह को देख रही थी। जिस प्रकार सोन नदी उफनकर बह रही है, उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूरी तरह उफान पर है। उसके यौवन में और सोन नदी के उमड़ते प्रवाह में अद्भुत समानता है। ममता हर प्रकार के भौतिक सुख से संपन्न है। भौतिक सुख का मतलब होता है जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आपके लाइफ में जिससे आप अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं भौतिक सुख, ठीक है, से संपन्न है। फिर भी विधवा जीवन के कठोर अभिशाप से उसका मन तरह तरह के विचारों और भावों को आधी से भरा हुआ है। उसकी आंखों से दुख के आंसू बह रहे हैं। विलासिता का सुख भी उसको कांटों की दुखपूर्ण सैया के समान प्रतीत हो रहा है। सैया मतलब बिस्तर, ठीक है, जिस पे हम सोते हैं तो हमारे शरीर को आराम मिलता है, लेकिन वो भी उसको क्या लग रहा है, मतलब मखमल वाले जो बेड है वो भी उसको क्या लग रहा है, दुखपूर्ण सैया लग रहा है, ठीक है, समान प्रतीत हो रहा है। तात्पर्य यह है कि कांटों की सैया पर सोने वाला व्यक्ति जिस प्रकार हर पल बेचैन रहता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुखों के रहते हुए भी ममता का जीवन कष्टदायक सिद्ध हो रहा है। ममता के पिता ने उसके लिए प्रत्येक प्रकार के सुख साधन जुटा दिए हैं। उसे किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है, किंतु इस धन और संपत्ति को प्राप्त करके भी ममता को मानसिक संतोष नहीं है। कारण यह है कि वह बाल विधवा है। हिंदू समाज में विधवा को निम्नतम श्रेणी में माना जाता है। उसे अपमान, तिरस्कार तथा उपेक्षा ही मिलती है। विधवा का जीवन स्वयं उसी के लिए भार बन जाता है। ऐसी स्थिति में भौतिक सारी उसे मानसिक शांति प्रदान नहीं कर सकते। यानी जो भी भौतिक सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, उससे वो क्या होती है, रह के भी वंचित होती है। यानी उसको जो मानसिक सुख है वो नहीं होता, ठीक है। ममता भी ऐसी ही नारी है जो सब प्रकार के साधन होते हुए भी असहाय है। वह वैधव्य के भार को ढो रही है और यह भार भी ऐसा है जिससे छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो इसमें इस रेखांकित अंश की व्याख्या जो हमने की, इसमें हमने देखा कि ममता के बारे में हमें बताया गया है कि ममता का जीवन जो है वो बहुत ही कष्टदायक है। क्यों? भौतिक सुविधाएं तो है उसके पास। कौन सी सुविधाएं हैं बेटा? भौतिक सुविधाएं तो हैं, लेकिन फिर भी उसका जो जीवन है वो क्या है, अधूरा है। क्यों? क्योंकि वह क्या है, वह विधवा है।
क्या है वो, और विधवा है। आप जानते हैं कि हमारे समाज में विधवा को बहुत दूसरे नज़रिए से देखा जाता है, यानी उसे कभी भी वो सम्मान नहीं मिलता जो एक महिला को मिलना चाहिए, वो सम्मान नहीं मिलता जो एक महिला को मिलना चाहिए। आप देखेंगे हमारे यहाँ कोई भी कर्मकांड होगा, कोई भी शुभ कार्य होता है, तो उसमें महिलाओं को क्या किया, जो विधवा महिला होती है उनको बहुत दूर रखा जाता है। ये माना जाता है कि ये सारे जो भी कर्म कांड है, जो पूजा पाठ है, अगर इस पे उनका साया पड़ गया तो वो क्या हो जाएगा, वो खंडित हो जाएगा, इसीलिए उन्हें उससे दूर रखा जाता है। और भी बहुत सारे नाना प्रकार के ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप रिलेट कर सकते हैं, ममता के जीवन से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक जो विधवा महिला होती है, एक विधवा औरत जो होती है, उसके लाइफ में, उसके जीवन में बहुत सारे परेशानियां, बहुत सारे कष्ट होती हैं जिसे वह चाह के भी बयां नहीं कर सकती, और उसे पूरी तरीके से सामना करना पड़ता है समाज का। ठीक है, आइए देखते हैं शब्द अर्थ। महत्वपूर्ण प्रश्न इसके बाद है। यहाँ पे शब्द अर्थ दिया गया है, आप देख लीजिए। प्रकोष्ठ का मतलब होता है राजप्रसादी के मुख्य द्वार के पास का कमरा। शोड़ का मतलब होता है सोन नदी। वेदना का मतलब होता है दुख। दुहिता का मतलब होता है पुत्री, अभी मैंने आपको बताया था। निराश्रय का मतलब होता है अनाथ। विकल का मतलब होता है दुख, और विडंबना का मतलब होता है पीड़ा। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा शब्द अर्थ, यहाँ से और अच्छे तरीके से आप उसको पढ़ पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं उत्तर। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि अक्सर जो पहला प्रश्न होता है वही होता है कि संदर्भ सहित व्याख्या करिए, और यह पाठ किससे लिया गया है, यानी इस पाठ का नाम क्या है और लेखक का नाम पूछता है। ठीक है, तो आपने लिखा प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद हैं। ये याद करना बहुत ज़रूरी है कि ये किस युग के प्रवर्तक हैं, तो ये छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। जब मैंने जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आपको बताया था तो मैंने बहुत अच्छे से उसके बारे में आपको समझाया था। ठीक है, तो बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जाके आप एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर बात करें पाठ का नाम। पाठ का नाम क्या है, ममता। लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद। ये मैं इसलिए आपको लिखवाती हूँ बेटा कि एग्ज़ाम में, अगर जब परीक्षा में आप बैठेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर आपकी कॉपी बहुत अच्छे से चेक करेगा, यानी उसको समझ में आएगा कि बच्चे ने पढ़ाई की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चूड़ामणि की कितनी पुत्रियां थी? उत्तर, चूड़ामणि की केवल एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, ममता। जिसका नाम क्या था, ममता था। चूड़ामणि की केवल एक पुत्री थी जिसका नाम ममता था। अगला प्रश्न देखेंगे, ममता कहाँ बैठी थी? उत्तर देखेंगे, ममता रोहतास दुर्ग के महल में बैठी थी, यानी कि महल के कमरे में बैठी थी। ठीक है, और वहाँ से वो शोड़ नदी यानी सोन नदी को बहते हुए देख रही थी, उसके नदी के प्रवाह को देख रही थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रयी प्राणी है से लेखक का क्या आशय है? अभी मैंने आपको ये प्रश्न का उत्तर बताया। ठीक है, आप चाहें तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, यहाँ हमें लेखक के अनुसार लिखना है तो आप वो भी अच्छे से देख लीजिए। इस पंक्ति से लेखक का आशय है कि भारतीय समाज में विधवा स्त्री को तुच्छ समझा जाता है, उसकी स्थिति बहुत दयनीय होती है, उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। अमानवीय का मतलब वो सम्मान नहीं मिलता जो एक महिला को मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये दूसरा आपका क्या है, दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आपको। वो पहला था, ये दूसरा है। पतनोन्मुख अंधा बना रही है। ठीक है, बीच में आप देखेंगे कि ये पूरा एक पैराग्राफ है, आप पढ़ लेंगे उसको। संदर्भ देखेंगे बेटा, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। ठीक है, आप देखेंगे इसके पहले भी हमने यही चीज लिखा। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद हैं। किस युग के हैं बेटा? छायावादी युग के हैं।
ठीक है। आप ये भी ध्यान देंगे कि जो 4 पिलर है 4 स्तंभों में भी इनका नाम शामिल किया गया है। व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत अवतरण में चूड़ामणि ममता को सामंत वंश के अंत होने पर, जो कि समीप ही है, के बाद की स्थिति से अवगत कराते हैं। अवगत का मतलब जानकारी देते हैं। क्योंकि शेरशाह सूरी कभी भी रोहतास दुर्ग के पर अपना अधिकार कर सकता है, तब चूड़ामणि का मंत्री पद नहीं रहेगा। चूड़ामणि इसका मतलब मंत्री पद पे है, वो उस समय मंत्री पद पे नहीं रहेगा। तब के लिए उन्हें इस धन की आवश्यकता पड़ेगी। इस पर ममता अपने पिता को धुतकारते हुए कहती है, धुतकारता मतलब डांटते हुए कहती है कि हे भगवान, आने वाले समय या विपत्ति के लिए कार्य करना सही नहीं है। ममता आगे कहती है कि हे पिताजी, हमें परम पिता की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। घूस लेना पाप है। वह कहती है कि पिताजी, ऐसे अनैतिक कार्य से तो भीख मांगना अच्छा है। क्या इस पृथ्वी पर ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न देने वाला कोई हिंदू बचा न रह सकेगा? ठीक है। अन्न का मतलब अनाज। अन्न का मतलब क्या होता है? अनाज। आप कोई भी अनाज की बात कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नाम दिया नहीं है। ऐसा होना असंभव है। पिताजी, इस रिश्वत के धन को वापस लौटा दीजिए। इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है, अर्थात यह पाप करके लिया गया धन मुझे स्वीकार नहीं है। इसका मतलब अस्वीकार है। ठीक है। आगे देखेंगे। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम क्या है बेटा? ममता। लेखक जयशंकर प्रसाद। ठीक है। अब आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें चैप्टर 1 यानी कि पाठ 1 और पाठ 2, ठीक है, पाठ 1 और पाठ 2 ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। पाठ 1 तो कंप्लीट हो गया, दूसरा हम कर रहे हैं। पाठ 1 का नाम जो है वो है मित्रता। इस पर मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई हैं बेटा, डिटेल में बताई हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। पार्ट 2 जो है इसका नाम है ममता। ठीक है। क्या नाम है? ममता। अगर हम लेखक की बात कर ले बेटा तो पाठ 1 का लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। देखिए मैंने इधर सोचा कि आपको रिवीजन भी करवा दूं, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप ध्यान देंगे, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है। प्रश्न बहुत अच्छे से इधर से पूछे जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन इधर से बनता है। ठीक है। पार्ट 2 ममता, ये किसका है? श्री जयशंकर प्रसाद। ठीक है, श्री जयशंकर प्रसाद। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। पार्ट 1 मित्रता हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 2 ममता, ये भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रश्न देखेंगे। गद्यांश के अनुसार कौन से वंश का अंत समीप है? तो यहाँ पे आप देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया सामंत वंश के अंत होने पर, तो यही यहाँ पे आप आंसर लिख देंगे। गद्यांश के अनुसार सामंत वंश का अंत समीप है। किसका? सामंत वंश का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रश्न आते हैं यहाँ से। गद्यांश के अनुसार रोहिताश्व पर कौन अधिकार कर सकता है? आंसर देखेंगे। उत्तर, गद्यांश के अनुसार शेरशाह सूरी रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी बेटा। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो जो है बेटा, और जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लें। ठीक है, कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए बेटा। अगर कोई चीज़ छूट रही है तो इसका मतलब है कि आपने ध्यान से देखा नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ों को अच्छे से आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको करा दिया। आगे की चीज़ें देख लेंगे।
ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना बेटा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।